देखो, सबसे पहले बात जो है वो बिग डेटा के बारे में अगर हम लोग देखें तो बिग डेटा हम कहते हैं। इस टॉपिक का नाम ही है बिग डेटा। हम लोग जो ये बैच हम लोगों ने जो शुरू किया है उसका नाम ही है बिग डेटा। तो बिग डेटा में आखिर डेटा की ही पढ़ाई करेंगे, वैसे डेटा की पढ़ाई करेंगे जो कि एक कंप्यूटर के द्वारा हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हमारे पास ट्रेडिशनली हमारे पास RDBMS था, बहुत सारे डेटाबेसेस थे, है ना। मैं फिर से वही बताने जा रहा हूँ कि बिग डेटा हम किसे कहते हैं। सबसे पहले वो समझें कि हम बिग डेटा कहते किसे हैं। तो यहाँ पे जैसा वर्ड है तुम्हारा कि बिग डेटा, है ना, बिग डेटा, ये जो वर्ड है तुम्हारा इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। ऐसा डेटा जो इतना बड़ा है कि एक सिस्टम से हैंडल करना मुश्किल है। कल हो कि उसको अगर स्केल अप करना हो तो मुश्किल। जो हमारे पास ट्रेडिशनल डेटाबेसेस थे हम उसी से पहले हैंडल कर रहे थे सारे के सारे डेटा को। मेन फ्रेम वगैरह था, बहुत सारे RDBMS थे, सब कुछ इसी के लिए था कि हम हैंडल कर सके बिग डेटा को। फिर भी वो मुश्किल क्रिएट कर रहा था, स्केल अप करना मुश्किल था, उसके लिए सिक्योरिटी अरेंज कर पाना मुश्किल था। तब जाके फेसबुक ने, गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, सब ने उस पर रिसर्च किया, उसकी टीम ने रिसर्च किया और कुछ नए नए टूल्स आए। तो वो जो पहले टूल्स तो बाद में हम देखेंगे, पहले ये देखें कि किस किस तरह का डेटा होता है हमारे पास, है ना। तो डेटा हमारे पास बहुत तरह के हो सकते हैं आज के डेट में। जैसे कि स्ट्रक्चर्ड डेटा है हमारे पास, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, और सेमी स्ट्रक्चर्ड। इस तरह के डेटा तुम्हारे पास हो सकते हैं। ये डेटा की कैटेगरी, जितने भी डेटा हैं दुनिया में, जितने भी डेटा हैं वो इसी 3 कैटेगरी में आते हैं। या तो स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। तो इन सब का जो वॉल्यूम है वो इतना ह्यूज है कि हम सिंगल सिस्टम से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे टूल्स की ज़रूरत पड़ गई इन सब डेटा को हैंडल करने के लिए, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को। स्ट्रक्चर्ड डेटा में कौन सा डेटा आएगा? जो तुम्हारा RDBMS में बहुत अच्छे से फिट हो जा रहा है, जिसके पास अपना कॉलम है, रोज़ है, वेल डिफाइंड है। RDBMS में जितने डेटा डालते हो या CSV फाइल में जितने भी डेटा रखते हो वो सब किस फॉर्मेट में आएगा? स्ट्रक्चर्ड डेटा में आएगा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे कि हमारा लॉग फाइल है या कुछ भी अनाप शनाप जो मर्जी, उसका ना कॉलम नेम डिफाइंड है, ना डेटा टाइप डिफाइंड है, कुछ डिफाइंड नहीं है, हम बस डेटा डाल रहे हैं, उसमें कहीं से भी डेटा जनरेट हो रहा है, उसमें बस डंप किए जा रहे हैं। वो अनस्ट्रक्चर्ड है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन उसमें से भी कुछ मीनिंगफुल हम रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, मीनिंगफुल इनसाइट्स हम ले सकते हैं इन फ्यूचर। हमें नहीं पता, आज के डेट में कोई भी डेटा बेकार नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ ये डेटा बेकार है। उसकी कैटेगरी इसी के लिए बांटी गई है। जो डेटा तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है उसको तुम कह रहे हो कि अनस्ट्रक्चर्ड है, ये कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड के अंदर नहीं आ रहा है, इसको समझना मुश्किल है हमारे लिए। वैसे डेटा को तुम अनस्ट्रक्चर्ड में तुमने डाल दिया। जो XML फाइल है जिसका कि चलो ये तो डिफाइंड है कि हाँ उसका हेडर क्या है, लेकिन ना उसका डेटा टाइप डिफाइंड है, ना उसका लेंथ डिफाइंड है, कुछ भी डिफाइंड नहीं है उसमें। वैसे डेटा को हम क्या बोलेंगे? सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो इस तरह के डेटा जो भी हमारे पास CSV फाइल का डेटा है या हमारे RDBMS का डेटा है, वैसे डेटा को क्या बोलोगे? स्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड में कुछ भी अनाप शनाप जो डेटा तुम्हारे पास आया सबका सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। और सेमी स्ट्रक्चर्ड में तुम XML का एग्जांपल ले सकते हो, XML डेटा के बारे में। इस तरह के डेटा है और इनका तुम आज के डेट में देखो, तुम अगर CCTV फुटेज की बात करो, अगर तुम मेट्रो स्टेशन पे जा रहे हो, कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, या रेलवे स्टेशन पे बात करो, कितने लोग आते हैं और कितने लोग जाते हैं, सब डेटा वो कैप्चर करता है ना CCTV। या ट्रैफिक पुलिस के पास, ट्रैफिक में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, सब डेटा वो कैप्चर करता है। तो उसकी वेलोसिटी देखो, कितने ह्यूज डेटा पर सेकेंड जनरेट हो रहे हैं। तुम फेसबुक पे डेटा डाल रहे हो, कोई इंस्टाग्राम पे डेटा डाल रहा है, कोई फोटो डाल रहा है, कोई पिक ले रहा है। मोबाइल फ़ोन के आने की वजह से या इस तरह के बहुत सारे टूल्स अब CCTV के आने की वजह से, मोबाइल फ़ोन के आने की वजह से कितने सारे डेटा यूज़ हो रहे हैं, कितने सारे डेटा जेनरेट हो रहे हैं।
इसकी वेलोसिटी देखो कितना फ्रीक्वेंटली जनरेट हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ, तुम उधर से लिख रहे हो, ये डेटा तुम्हारे पास जा रहा है, ये भी एक डेटा ही है, ये डेटा का ही कमाल है। तो कितना फ्रीक्वेंटली हम जनरेट कर रहे हैं डेटा, उस बात को देखो, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये तो हो गया तुम्हारा टाइप ऑफ डेटा। ये टाइप ऑफ डेटा आ गया। अब तीसरा है कि इसमें एक वेलोसिटी इसकी देखनी, यानी फ्रीक्वेंसी। यानी कि किस स्पीड से वो जनरेट हो रहा है डेटा, तो किस वेलोसिटी से डेटा जनरेट हो रहा है, उसको हैंडल कर पाना मुश्किल था। हमारे ट्रेडिशनल डेटाबेसेस जो भी हमारे पास थे उनसे बहुत मुश्किल था। जितना वॉल्यूम में डेटा जनरेट हो रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ, सीसीटीवी कैमरा भी रिकॉर्ड कर रहा है, ये पूरा का पूरा जो ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर किया जा रहा है। फेसबुक पे चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, मतलब कितने सारे सोशल मीडिया के साइट्स हैं जहाँ पे लोग मतलब कितने सारे फोटोज वीडियो सब अपलोड कर रहे हैं, कोई कमेंट कर रहा है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई कहीं ना कहीं कर रहा है। तो ये तुम देखो कि वॉल्यूम क्या है इसकी। कितने वॉल्यूम में ये डेटा जनरेट हो रहा है और किस स्पीड से ये जनरेट हो रहा है। उसके बाद आता है एक वेराइटी ऑफ डेटा। अब मैं बोल रहा हूँ, ये तुम वहाँ पे देख रहे हो, ये वीडियो जो तुम देख रहे हो अभी, ये भी एक तरह का डेटा ही है। ये वीडियो डेटा भी तुम देख रहे हो, सीसीटीवी फुटेज का अलग वीडियो देख रहे हो, टेक्स्ट तुम डाल रहे हो चैट पे, वो अलग डेटा है ना। तो इस तरह की वेराइटीज़ को देखो, कितनी तरह की वेराइटीज़ हैं डेटा में। तो तीसरा वी हमारा क्या आता है, वेराइटी। वैरायटी ऑफ डेटा, कितने कितने तरह के डेटा है हमारे पास, ठीक है। कैटेगरीज डेटा की हमारे पास इतनी ही है, ये कैटेगरीज है। तो ये सब कैसे सॉल्व होगा, इसको कैसे मैनेज करेंगे, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। जो बेसिक टूल्स है उसको कौन सा टूल कहते हैं, हडूप। जो फेसबुक ने, गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, सब ने जो रिसर्च किया उसमें से जो बहुत सारे टूल्स नए नए आने लग गए, तो उसमें जो सबसे बढ़िया टूल बन के आया जो इन सबको हैंडल कर सकता है उसको कहते हैं हम लोग हडूप। अब जब हडूप इकोसिस्टम आया तुम्हारे पास, हाँ हडूप इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम इसमें क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी तुम्हारे पास डेटा है तो उसको हैंडल करने के लिए तुम्हारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। कि कोई भी डेटा अगर तुमने अपने पास प्रोसेस करने के लिए तुम अगर लेके आए हो तो उसमें एक तो स्टोरेज होना चाहिए कि तुम स्टोर कहाँ करोगे उसको, और दूसरा प्रोसेस कैसे करोगे। डेटा अगर जब भी आएगा तुम्हारे पास तो ये दो क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि डेटा को तुम स्टोर कहाँ पे करोगे और डेटा को प्रोसेस कैसे करोगे। इन दोनों क्वेश्चंस का जो आंसर है वो है हडूप इकोसिस्टम। हडूप क्या करता है, स्टोर भी करता है और प्रोसेस भी करता है। स्टोर करने के लिए उसने क्या रखा है, SDFS रखा है, और प्रोसेस करने के लिए वो क्या रखा है, मैपर एंड रिड्यूसर MR रखा है। ये इसका हडूप का बेस है, SDFS एंड MR। अब जब बेस आ गया तुम्हारे पास स्टोर करने का और प्रोसेस करने का, ये है SDFS और ये है मैपर एंड रिड्यूसर प्रोसेस करने का। दो चीज़ें प्रोवाइड करता है, एक मैपर एंड रिड्यूसर जो कि प्रोसेस के काम आएगा, और दूसरा फाइल सिस्टम जो कि तुम्हारा फाइल स्टोर करने के काम आएगा। स्पेशल टाइप ऑफ फाइल स्टोरेज है ये। SDFS क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ फाइल स्टोरेज। इसका फुल फॉर्म भी अगर देखो, हडूप फाइल सिस्टम, इसका फुल फॉर्म भी ऐसा ही है ना। तो ये जो है SDFS, ये किसका पार्ट है, हडूप का ही पार्ट है ना। उसके ऊपर तुम्हारा मैपर एंड रिड्यूसर है। ये हडूप का आर्किटेक्चर है, हडूप का आर्किटेक्चर। तो ये जब ये डेवलप हो रहा था तो बाकी कंपनियों ने भी अपने नए नए टूल्स उसके आसपास डेवलप कर दिए।
है ना। तो SDFS के जो बगल में है वो आया तुम्हारा इम्पाला नाम का एक टूल आया। इम्पाला टाइप नाम का एक टूल आया। अभी मैं बताता हूँ इम्पाला की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। मैपर एंड रिड्यूसर पे बेस्ट एक और टूल आया जिसका नाम है, एक का नाम है हाइव और दूसरे का नाम है पिग, हाइव एंड पिग। अब देखो SDFS तो फाइल सिस्टम है, इसके ऊपर प्रोसेस करने के लिए क्या आया, मैपर एंड रिड्यूसर। तो मैपर एंड रिड्यूसर में लिख पाना हर कोड को संभव नहीं था। जावा या स्काला या पाइथन में तुम मैपर एंड रिड्यूसर लिखोगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया, चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई हर प्रोग्राम को मैपर एंड रिड्यूसर में लिखना। अगर तुम गूगल पे सर्च मारो तो तुम्हें मैपर एंड रिड्यूसर के प्रोग्राम्स जो पुराने ज़माने में लिखे जाते थे, आज से 5-7 साल 8 साल पहले, वो सब तुम्हें मिल जाएगा देखने के लिए। लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट है मैपर एंड रिड्यूसर में लिखना, तो इसलिए उसको भी एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए एक नया टूल आया, है ना। तो मैपर और रिड्यूसर को एब्स्ट्रैक्ट करके एक नया टूल आया जिसको कहते हैं पिग एंड हाइव। पिग अलग टूल है, हाइव अलग टूल है। हाइव इसलिए आया कि जो डेवलपर्स डेटाबेस बैकग्राउंड के थे वो तो मैपर एंड रिड्यूसर लिख नहीं पाते बेचारे। मैपर और रिड्यूसर तो वही लिख पाता जो प्योर प्रोग्रामर होगा। डेटाबेस फील्ड से जो आएगा उसके लिए मैपर एंड रिड्यूसर लिख पाना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। उनको पूरा का पूरा सीखना पड़ेगा फिर से। उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो ऐसा ना हो, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन था वो डेटाबेस से आ रहा था, तो वैसे लोगों को, वैसे डेवलपर्स बेकार ना होने दिया जाए, इसके लिए एक नया टूल बनाया गया जिसका नाम है हाइव। हाइव में भी जो भी तुम डेटा लिखोगे क्वेरी के थ्रू उसको क्वेरी करोगे और वो बाद में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, मैपर एंड रिड्यूसर में कन्वर्ट होगा और तब जाके SDFS से वो इंटरैक्ट करेगा। ये तो हो गया जो डेटाबेस से आए थे। जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तरफ से जो प्रोग्रामर्स आए थे, जो जावा स्काला से नहीं, जो प्योर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से आए थे, जैसे आजकल तो स्काला भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गया, जावा स्क्रिप्ट भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जैसे मीन है, और भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में। तो जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बैकग्राउंड से जो हमारे इंजीनियर्स आए, वो जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरफ बैकग्राउंड से जो डेवलपर्स आए, उनके लिए ये पिग डेवलप करके दिया गया। पिग में वो अपना प्रोग्राम से लिखेंगे और वो एक कन्वर्टर है, वो कन्वर्ट कर देगा मैपर एंड रिड्यूसर पे और फिर वो इंटरैक्ट कर पाएगा SDFS से, है ना। अब है कि हाइव जो था, जो डेवलप हुआ हाइव, ये बैच प्रोसेसिंग के लिए हाइव हुआ। मतलब बहुत ह्यूज डेटा है और उस ह्यूज डेटा में से, जैसे मान लो ये इतना बड़ा डेटा है तुम्हारे पास पड़ा हुआ है ना, उसको बैच में बांट के और तब उसको प्रोसेस करेंगे हम लोग हाइव में, एक एक बैच में, है ना। B1 B2 B3 ऐसे करके बैच प्रोसेसिंग में हमने हाइव को डेवलप कर दिया। यानी ह्यूज डेटा हो उसके लिए तो हाइव अच्छा था, लेकिन ये हाई लिटेंसी के लिए था, मतलब टाइम टेकिंग था, ये फिर भी टाइम लेता था, लेकिन नॉट इन कंपैरिजन टू अदर RDBMS, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक टाइम ये भी लेता था, लेकिन ये टाइम लेता था, लेकिन ये किसके लिए डेवलप हुआ था, बेसिकली ह्यूज डेटा सेट के लिए डेवलप हुआ था। तो ह्यूज डेटा सेट के लिए डेवलप हुआ था, वो तो थोड़ा टाइम लेने लगा, क्योंकि वो पहले कन्वर्ट करता था मैपर एंड रिड्यूसर में और फिर तब जाके इंटरैक्ट करता था वो SDFS से। तो फिर इसके लिए भी एक सॉल्यूशन लेके आया गया मार्केट में और एक नया टूल लेके आया गया जिसका नाम था इम्पाला। इम्पाला में ये शक्ति थी कि ये मैपर एंड रिड्यूसर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। आप डायरेक्ट SQL लिखिए और वो इंटरैक्ट करेगा आपका SDFS से, है ना। इम्पाला का प्रोसेसिंग फास्ट हो गया, लेकिन ये ह्यूज डेटा सेट को हैंडल करने में उतना सक्षम नहीं हुआ, क्योंकि ये बैच प्रोसेसिंग में फिट नहीं बैठा। उसको ये प्रोसेस कर देगा, लेकिन अब तुम चाहोगे कि नया डेटा डालता रहूं और वो प्रोसेस करता रहे, या बैच में प्रोसेस करे हमारा बांट बांट के ब्लॉक में, वो नहीं कर पा रहा था। बैच प्रोसेसिंग इसमें नहीं थी, लेकिन लो लिटेंसी के लिए अच्छा था।
मतलब एग्जीक्यूट कराओ और तुरंत रिजल्ट देख लो। लो लिटेंसी के लिए ये टूल इम्पाला लेके आया गया, क्योंकि बिग डेटा में ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जहां आपके डेटा बहुत कम है, तो आपको क्या जरूरत है बैच प्रोसेसिंग करने की। मैं आपको जल्दी से जल्दी आउटपुट चाहिए तो आप इम्पाला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर डेटा बहुत ह्यूज है, पूरा का पूरा डेटा प्रोसेस करना है, तो एक बार में तो नहीं प्रोसेस होगा, बैच में कर करके तब प्रोसेस करना पड़ेगा। और जब बैच प्रोसेसिंग की बात आएगी तब हाइव आपको लेके आना पड़ेगा, हाइव। तो ये दोनों इम्पाला और हाइव दोनों सीक्वल मास्टर्स के लिए बड़ा अच्छा रहा, जो डेटाबेस बैकग्राउंड के आए थे। और जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से आए थे उनके लिए पिग आ गया। उसके बाद तो फिर स्पार्क आ गया, और स्पार्क ने तो सबको एक साथ कर दिया, है ना। सर्वधर्म संभाव वाली बात हो गई। स्पार्क में आप पाइथन भी लिख लीजिए, स्काला में भी लिख लीजिए, सीक्वल स्टेटमेंट्स भी लिख लीजिए उसमें, है ना। उसके बाद फिर वो डेटा फ्रेम के साथ भी लिख लीजिए, बहुत सारे फ्लेवर्स लेके आ गया स्पार्क, है ना। इसलिए स्पार्क काफ़ी फेमस हो गया। ये सब आपस में टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए थे, कोई इसको सपोर्ट कर रहा है तो उसको नहीं, उसको सपोर्ट कर रहा है तो इसको नहीं, चलती रही, है ना। तो अलग अलग टूल्स में ये सारी चीज़ें बटी हुई थी। सबको कंबाइंडली स्पार्क आया और सबको कंबाइंड करके सबके जो अच्छे अच्छे फीचर्स से सब लेके आ गया। बैच प्रोसेसिंग भी वो देता है, इन मेमोरी प्रोसेसिंग भी वो देता है, सीक्वल लाइक स्टेटमेंट्स भी उसमें लिख सकते हो। उसके बाद और ऑप्टिमाइज करने के लिए वो क्या लेके आया, डेटा फ्रेम लेके आ गया। तो अब जब ये सब तुम लोग समझ गए, इसके बाद हमें क्या पढ़ना होगा, स्पार्क पढ़ना होगा। और स्पार्क का आर्किटेक्चर का वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है यूट्यूब में, जो मैंने अभी हाल ही में उसको रिकॉर्ड करके डाला है। तुम्हारा यहाँ से बेस शुरू होता है, ठीक है।